बातचीत नहीं हुई है, और वो स्किल है प्रमोटिंग इवेंट, इवेंट्स को प्रमोट करना। और मैं इसको बोलता हूं इट इज अ गेम चेंजर। ये आपके पूरे नेटवर्क के गेम को चेंज कर देगी। सतीश पंडित जी कहते थे कि एक बड़ा इवेंट और उस पे किया गया आपका जोरदार प्रयास आपके पूरे बिजनेस की दिशा और दशा बदल सकता है। सिर्फ एक इवेंट। और ऐसा ही एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है मुंबई में, न्यूट्रीचार्ज के द्वारा आयोजित हो रहा है अप्रैल 2025 में, जिसमें डॉक्टर उज्जवल पाटनी रहेंगे और देश भर के सारे के सारे तमाम बड़े यू नो लीडर्स वहां पे आपको मिलने वाले हैं। सुनीता जी उसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगी। तो इवेंट्स कोई भी है, उस इवेंट का सही प्रमोशन करना, उसकी सही तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस विषय पे थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं। ये स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मैंने इसको जाना, इन दिनों मैं किताब पढ़ रहा हूं, माई फर्स्ट 50 years इन नेटवर्क मार्केटिंग, हार्वे कॉर्नर। ये अमेरिकन राइटर हैं और इनकी ये किताब है मेरे हाथ में। 50 साल इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरे किए हैं, और ये बहुत मोटी किताब है। इसका हर पेज कलरफुल है, और मतलब उठाते समय मालूम चलता है कि किलो 1.5 किलो की किताब होगी। इन्होंने 50 साल के एक्सपीरियंस के बाद में ये बताया दुनिया को इस किताब के माध्यम से कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं तो आप बड़े मीटिंग्स में, बड़े इवेंट्स में अपनी टीम को बैठाइए। इन्होंने कहा कि अगर आप मीटिंग हॉल भर सकते हैं तो आप अपनी कंपनी के टॉप लेवल पे जा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये हर जगह लागू है, ये अमेरिका में भी लागू है, ये चाइना में भी यही सिद्धांत काम करता है, इंडिया में भी यही सिद्धांत काम करता है, जर्मनी में भी यही सिद्धांत काम करता है। 50 साल के एक्सपीरियंस के बाद में किताब लिखी गई है। दूसरे एक और बड़े राइटर हैं डगविड। डगविड अमेरिकन है, व्हाइट हाउस में उन्होंने बहुत सीनियर पोस्ट पे काम किया। उनकी अंग्रेजी में किताब है द आउट ऑफ टाउन एक्सपर्ट विद द ब्रीफ केस, और मेरे पास में इसका हिंदी अनुवाद भी है, एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफ केस के साथ। इसमें डगविड कहते हैं कि अगर आप इवेंट की टिकटें सेल कर सकते हो तो आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं डगविड। अगर आप इवेंट की टिकटें सेल कर सकते हो तो आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और अगर आप इवेंट की टिकट सेल नहीं कर रहे हैं तो फिर साबुन भी नहीं बिकेगा। डगविड एक चीज और कहते हैं, इसी इसी किताब का चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 16 में कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट क्राउड। ये भीड़ का बिजनेस है। अगर आप भीड़ जुटाने में कामयाब हैं तो आप कामयाब हैं, और आप भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं तो जो मर्जी अच्छा प्रोडक्ट आपके पास में हो, आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार के तमाम बड़े लोगों से जो मैंने सीखा है और अपने अनुभव से जो सीखा है पिछले 24 सालों में, उसके आधार पे ये मैंने प्रेजेंटेशन आपके साथ में तैयार किया है। और इस प्रेजेंटेशन का पहला पॉइंट है वाई इवेंट्स। इवेंट्स क्यों जरूरी हैं, इवेंट्स में हमें क्यों जाना चाहिए, और अपनी टीम को क्यों लेके जाना चाहिए। हमारा जाना तो इंपॉर्टेंट है ही है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी टीम उसमें बैठे। क्योंकि अगर टीम का बड़ा विजन नहीं है, टीम ने अगर नहीं सीखा है, तो फिर आपके लिए मुश्किल ज्यादा रहेगी। पहला पॉइंट है सोशल प्रूफ। जब भी आप किसी बड़े इवेंट में बैठते हैं तो आपको सोशल प्रूफ मिल जाता है। आपको और आपकी टीम के लोगों को यह मालूम चल जाता है कि बहुत सारे लोग इसे कर रहे हैं। जब आप होम मीटिंग में किसी के घर पे बैठ के उसको बड़ी बड़ी बातें बताते हैं ना, तो उसको लगता है कि यार इसको कोई मिला नहीं इसलिए मेरे पीछे लगा हुआ है। लेकिन जब वो बड़ी मीटिंग में हजारों लोगों के हजूम को देखता है तो उसको लगता है कि यार समाज के लोग कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, और मैं नहीं करूंगा तो शायद पीछे रह जाऊंगा। तो ये भाव आता है, कब आएगा? जब बड़ी इवेंट में बैठेगा। बिगर विजन एंड अपडेट्स।
होम मीटिंग में थोड़ा सा विजन खुलता है, मंथली मीटिंग में थोड़ा और ज्यादा खुल जाता है। 24 नवंबर को दिल्ली में एनिवर्सरी प्रोग्राम में जो आए थे उनका विजन और थोड़ा बड़ा हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से बहुत सारी चीजें और नए नए अपडेट जाने। और जब और बड़ा इवेंट होता है कोई, जिस इवेंट के बारे में बातचीत करूंगा, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट रहता है साल का, उसमें बैठते हैं तो आपका विजन और बड़ा ब्रॉड होता है, और बड़ा आप देख पाते हैं कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और इस इंडस्ट्री में कितनी संभावनाएं हैं, क्या क्या हो सकता है। लिव इंस्पायर्ड। आपकी टीम में निराशा है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, एक मीटिंग उस निराशा को आशा में बदल के रख देती है। रियलिटी ऑफ हाउ मच बिजनेस इज ग्रोइंग एंड हाउ मेनी न्यू अचीवमेंट्स आर कमिंग। व्यापार कितना बढ़ रहा है, कितनी सारी अचीवमेंट आ रही है, ये घर बैठ के मालूम नहीं चलता। ये कब मालूम चलता है? जब आप एक इवेंट में जाते हैं। जो लोग रॉयल्टी पे जाना चाहते हैं लेकिन पहुंचे नहीं हैं, वो अगर एनिवर्सरी प्रोग्राम में आए होंगे दिल्ली में, उन्होंने देखा होगा अपनी आंखों से 1000 से ज्यादा लोगों के हाथों में रॉयल्टी की ट्रॉफियां थी। 1000 से ज्यादा लोग एक साल के अंदर अंदर आए थे। उनको देख के उनको लगा होगा कि बाकी का तो चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा, मुझे और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये बड़ी इवेंट में जाके ही ये फीलिंग आएगी, घर पे बैठ के नहीं आ सकती। तो ये इवेंट का फायदा है। रिलेटेबिलिटी विद प्रोफेशन एंड पीपल। हमारी टीम के लोग हमारे से रिलेट नहीं करते हैं, वो अपने प्रोफेशन वाले व्यक्ति से रिलेट करेंगे। जब वो लगेंगे कि मेरे प्रोफेशन वाले लोग इसको कर रहे हैं, वो करने लग जाएंगे। आपकी टीम में एक वकील साहब हैं, आपने उनको ज्वाइन तो करवा दिया, लेकिन वकील साहब नहीं करना चाह रहे, उनको लगता है वकीलों का काम नहीं है। लेकिन जब आप एक बड़ी इवेंट में आएंगे और वहां पे आप किसी वकील को उनको मिलवा देंगे, तो वकील साहब को लगेगा कि मेरे जैसे लोग कर रहे हैं, मुझे करना चाहिए। तो इवेंट में वकील भी मिलेंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे, टीचर भी मिलेंगे, किसान भी मिलेंगे, हाउस वाइफ भी मिलेंगे, इंजीनियर भी मिलेंगे, स्टूडेंट भी मिलेंगे, जवान भी मिलेंगे, बूढ़े भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। तो लोग रिलेट करेगा कहीं ना कहीं, अच्छा ये कर रहे हैं तो फिर तो मैं भी कर सकता हूं। तो ये एक ब्रॉड व्यू खुलता है जब भी आप इवेंट में जाते हैं, अपनी टीम को लेके जाते हैं। कम इन अप्लायंस फोकस। अगर आप अपलाइन के फोकस में आना चाहते हैं, और आपका प्रयास रहना चाहिए कि आपके अपलाइन का फोकस आप पे आ जाए। कब आएगा? जब आप बार बार उनको मीटिंग में दिखाई देंगे। आपका चेहरा उनको बार बार दिख रहा है मीटिंग में, तो उनको लगेगा कि आप सीरियसली करना चाहते हैं, तो वो आपके बारे में ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा प्लान करेंगे। 7वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट प्लेज रोल ऑफ थर्ड पार्टी। इवेंट थर्ड पार्टी प्रिंसिपल का, थर्ड पार्टी सिद्धांत का रोल प्ले करती है। जब हम अपनी डाउनलाइन को समझा रहे होते हैं तो हम फर्स्ट पार्टी होते हैं, हमारी डाउनलाइन सेकंड पार्टी है जो हमारे सामने बैठी है। उनको ये लगता है कि ये जो फर्स्ट पार्टी सामने बोल रही है, ये अपने फायदे के लिए बोल रही है, फायदा है इसलिए ये हमें ऐसा कहने के लिए, करने के लिए कह रहे हैं। बात समझ में नहीं आती। लेकिन वही बात जो हम कह रहे थे, पिछले 2 साल से कह रहे हैं, उसकी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन एक बड़ी इवेंट में एक थर्ड पार्टी जब कहती है तो उसकी समझ में आसानी से आ जाती है। एक बड़ी मजेदार कहानी है कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बेगम के साथ में एक होटल में गए, और उन्होंने ऊपर की मंजिल पे जाना था, तो लिफ्ट में प्रवेश किया उन्होंने। और जैसे ही उन्होंने लिफ्ट में प्रवेश किया, उसी समय एक खूबसूरत महिला ने भी प्रवेश पे प्रवेश किया। अब खूबसूरत चीज कोई भी है वो ध्यान आकर्षित करती है, चाहे खूबसूरत कार है, खूबसूरत घर है, खूबसूरत पुरुष या खूबसूरत महिला है। तो मुल्ला जी का भी ध्यान उस महिला की तरफ गया। अब मुल्ला जी उस खूबसूरत महिला को देखना चाहते हैं, फिर साथ में ये भी देख रहे हैं कहीं बेगम ना देख ले। इसी उलझन में है कि देखूं कि ना देखूं, और साथ में ये भी सोच रहे हैं कि बस 5 सेकंड का टाइम है,
5 सेकंड में लिफ्ट ऊपर जाएगी, ये महिला निकल जाएगी लिफ्ट से बाहर, फिर पछताना पड़ेगा। अब इसी उलझन में है, और इसी उलझन में उस लिफ्ट के अंदर एक अजीबोगरीब घटना हुई। सामने जो खूबसूरत महिला थी, उस महिला ने एक जोरदार तमाचा मुल्ला जी के गाल पे मारा और कहा, ये उम्र और चकुटी काटते हो, और ऐसा कह के लिफ्ट से बाहर चली गई। अब मुल्ला जी ने चकुटी काटी नहीं थी। मुल्ला जी बड़े शर्मसार हैं, बेगम को कह रहे हैं, बेगम अल्लाह की कसम मैंने चकुटी नहीं काटी थी। बेगम ने कहा कि इसमें अल्लाह की कसम खाने की क्या बात है, मुझे मालूम है तुमने चकुटी नहीं काटी थी, चकुटी तो मैंने काटी थी। मुल्ला जी ने कहा, तुमने काटी थी? बोले, हाँ, तुम उसे ऐसे घूर के देख रहे थे, मुझे लगा कि मैं तुझे एक थप्पड़ मारूं जोर से। मुल्ला जी ने कहा कि फिर ये बात थी तो तुम मार लेते, उससे क्यों मरवाया? बेगम ने कहा, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी प्रिंसिपल से तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगी चीज। तो थर्ड पार्टी बहुत काम करती है, बहुत रोल प्ले करती है। आप थक गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं लोग, बड़ी इवेंट में जाइए, वही बात जो वहां से बोली जाएगी मन से समझ में आ जाएगी। तो ये थर्ड पार्टी रोल प्ले करती हैं इवेंट्स। सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम। आरसीएम एसोसिएट बायर की इंटरनेशनल प्रॉब्लम ये नहीं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कब कम होगा, खत्म होगा। हमारी समस्या ये है कि हमारी सेकंड लाइन नहीं चल रही। ए लाइन में तो बिजनेस है, बी लाइन में नहीं आ रहा है। और ये समस्या क्यों हुई? ये इसलिए हुई क्योंकि बी लाइन में एक्टिव लोग नहीं हैं, वो मीटिंगों में नहीं आते हैं। और अगर बी लाइन के लोग अगर मीटिंगों में बैठने लग गए तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो अगर आपकी समस्या है कि बी लैग में सीरियस लोग चाहिए, तो बड़े इवेंट्स में बी लैग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बैठाइए, आपकी इंटरनेशनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। और आज तक आपने होम मीटिंग देखी हैं, आपने मंथली मीटिंग्स देखी हैं, आपने एनिवर्सरी प्रोग्राम भी देखे हैं आरसीएम के, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम रहता है वो रहता है फ्रेंड्स मीट। फ्रेंड्स मीट की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 1 जनवरी 2019 को हमने नए साल रेजुलेशन के रूप में चैट विद सुरेंद्र वत्स यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, और ये डिसाइड किया कि हर हर मंगलवार को रात 8 बजे एक इंटरव्यू लेके आएंगे। और देश के तमाम बड़े लीडर्स को हमने अप्रोच करना स्टार्ट किया, और हम लोग वो एपिसोड बड़ा सक्सेसफुल रहा, लोगों ने उसको बहुत सराहा। बहुत सारे लोग जो मुझे नहीं जानते थे उन्होंने मुझे जाना, उन्होंने मेरे काम को सराहा, और उनके फोन आने लग गए कि सर हम आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। क्योंकि जिसको भी आप बार बार टीवी पे या मोबाइल में देखते हैं तो इच्छा होती है कि यार मैं एक बार फिजिकली देखूं वो आदमी कैसा दिखता है। तो सबसे मिलना ऐसे पॉसिबल नहीं था, तो ये तय किया गया कि हम एक इवेंट करते हैं और उस इवेंट में सभी को बुलाएंगे, और वहां पे हम लोग फिजिकल एक दूसरे को मिल सकते हैं। तो 2020 में चैट विद सुरेंद्र वत्स का 1 साल पूरा होने पे हमने तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में एक इवेंट किया, फ्रेंड्स मीट 2020, और उसको बहुत सराहा। पहली बार ऐसा हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 32 बड़े लीडर्स एक साथ एक मंच पे खड़े थे, और सबने डिमांड रखी कि ये प्रोग्राम तो हर साल होना चाहिए। हम हर साल इस प्रोग्राम को करते आ रहे हैं, दिल्ली में ये प्रोग्राम होता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम इस प्रोग्राम को दिल्ली के बजाय पटना में करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम। और आप में से बहुत सारे साथी जो बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना और अपनी टीम का एक बड़ा विजन देख सकते हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने ये दिल्ली में ये प्रोग्राम देखा है, अगर उसका फीडबैक देखिएगा। इस बार हम लोग इसको बड़े लेवल पे करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है बापू सभागार, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, 5500 की सीटिंग कैपेसिटी है। 16 फरवरी को ये प्रोग्राम रहेगा। सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक का पूरे दिन का प्रोग्राम रहेगा।
जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको लंच उपलब्ध करवाया जाएगा और उपलब्ध करवाई जाएगी वो ट्रेनिंग उन विशेषज्ञों के द्वारा जिनसे अगर आपने सीखना है तो आपको कई हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 2024 के हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, फ्रेंड्स मीट में दिल्ली में, हमारे पास में स्नेह देसाई सर थे। स्नेह देसाई जी को अगर आपने अपनी टीम के लिए बुलाना है 2 घंटे के लिए तो 10 लाख रुपए उनका चार्जेस है। हमारे ट्रेनर थे दीपक बजाज, देश के डायरेक्ट सेलिंग के सबसे बड़े ट्रेनर है। लगभग 10 लाख रुपए चार्ज लेते हैं दीपक बजाज। राम वर्मा देश के एनएलपी के सबसे बड़े कोच हैं, वो हमारे ट्रेनर थे। हमारे ट्रेनर थे डॉक्टर ललित अरोड़ा, 24 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा है। हमारे ट्रेनर थे राजेश अग्रवाल, जो पिछले 25-30 सालों से ट्रेनिंग फील्ड में है। और इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग की अदर कंपनियों के जो टॉप अचीवर्स हैं, एथिकल कंपनियों के, जिन्होंने 25-28 साल दिए इंडस्ट्री को, वो अपने सक्सेस के राज बताते हैं फ्रेंड्स मीट में। और ये सारी एजुकेशन, सारी शिक्षा अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 8 से 10 हजार रुपया कम से कम खर्च करना पड़ेगा। और 8 से 10 हजार रुपये खर्च करने के साथ साथ में आप एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि सबको एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सकता। दिन भी 4-5 चाहिए आपको, ट्रेवलिंग में भी अलग अलग टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ा मौका है कि इतने सारे लोग एक साथ आ रहे हैं और एक साथ आने की वजह से आपके लिए एडवांटेज है कि आप इनको एक साथ में सुन सकते हैं, एक दिन में ही सबको सुन सकते हैं। और इसके लिए 2 हमारी कैटेगरी थी टिकटिंग की, एक सिल्वर एक वीआईपी। वीआईपी 4 दिन पहले सोल्ड आउट हो गई 100%, एक भी सीट उपलब्ध नहीं है। सिल्वर में 95% सोल्ड है, सिर्फ 5% सीटिंग बची हुई है और ऐसी उम्मीद है कि अगले 3 से 4 दिन में ये फुल्ली पैक्ड हो जाएगी। मेरी अपनी दिली इच्छा ये है कि इस इवेंट में, वैसे तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इवेंट है, देश भर की कंपनियां इसमें आती हैं, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि सबसे बड़ी टीम आरसीएम की बैठे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार का इवेंट करने में। इतने सारे लोगों को एक डेट पे लेके आना वो तब पॉसिबल होता है जब 1 साल पहले उसकी तैयारी हो रही होती है, उनको पहले डेट नोट करवाई होती है। ये जो डेट है 16 फरवरी 2025, इसकी घोषणा हमने 1 साल पहले की थी फ्रेंड्स मीट 2024 में तालकोटा स्टेडियम में, कि अगला इवेंट 16 फरवरी 2025 को होगा और 2026 की घोषणा हम लोग इस डेट को करेंगे। तो 1 साल पहले तैयारी होती है, तब जाके इतने सारे लोग एक साथ में इकट्ठे हो पाते हैं एक डेट में। तो आपके पास में मौका है इस इवेंट का हिस्सा बनने का। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं। जब इवेंट के इतने सारे फायदे हैं अटेंड करने के, फिर लोग अटेंड क्यों नहीं करते हैं? वाई पीपल डू नॉट अटेंड मीटिंग्स। ये डगविड भी कह रहे हैं, ये 50 साल के अनुभवी व्यक्ति हार्वे कॉर्नर कह रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग मीटिंग अटेंड क्यों नहीं करते हैं? पहली वजह देख लीजिए, पीपल आर हेजिटेट टू स्पेंड मनी। लोगों की सुई पैसे पे आके अटक जाती है। अगर 50 रुपए की टिकट है तो लोगों को लगता है 50 रुपए बहुत महंगे। अगर यूईएस का कोई प्रोग्राम है, 150 रुपए का टिकट है, तो लोगों को लगेगा कि यार 150 किस बात के, तो उनको 150 महंगा लगता है। और जहां 1200 का टिकट है, उनको ये नहीं दिखता कि कितने सारे ट्रेनर आएंगे, वो कितने का वैल्यू मिलेगा, उनकी सुई कहां अटकेगी? उनकी सुई अटकेगी 1200 पे। तो लोगों की सुई पैसे पे अटक जाती है। हमें एक चीज समझनी चाहिए कि इस दुनिया में जो लोग बहुत आज मूल्यवान हैं, वो इसलिए मूल्यवान हुए हैं क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा अपने ऊपर खर्च किया है, सीखने के ऊपर खर्च किया है। आज सबको डायमंड की इनकम मालूम है और डायमंड की इनकम अट्रैक्ट करती है।
डायमंड का लाइफस्टाइल भी अट्रैक्ट करता है। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि शुरुआती दौर में जब मेरे पास में पैसा नहीं था, 2 लाख रुपए का कर्जा हो गया था शुरुआत के 2 सालों में, कितने सारे ऐसे वाकया मेरे साथ में हुए। जब मैं एक रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, एक बुक स्टॉल के सामने, मैं एक किताब देख रहा था, नई किताब, उसका शीर्षक मुझे लग रहा था कि किताब शायद मुझे जिंदगी में आगे बढ़ाएगी। मैंने जेब में देखा 100 रुपए हैं। 100 रुपए में या तो वो किताब खरीदी जा सकती थी, या बगल में ही खाना बेचा जा रहा था, खाना खरीदा जा सकता था। मैंने सोचा खाना तो कल खा लेंगे, लेकिन ये किताब अगर नहीं खरीदी तो शायद दोबारा नहीं मिलेगी। मैंने किताब खरीदी, खाना छोड़ दिया एक टाइम का, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। मेरी पहली किताब थी जीत आपकी, शिव खेड़ा। मैं इतना प्रभावित हुआ उस किताब से, मैं शिव खेड़ा जी से मिलना चाहता था। मुझे मालूम चला कि शिव खेड़ा जी का एक 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, उसकी फीस थी 40,000 प्लस जीएसटी, सर्विस टैक्स होता था उन दिनों। और ये उन दिनों की बात है जब बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता था। मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया, और प्रहलाद सर गवाह है उस चीज के। प्रहलाद सर, मैं गया तो मुझे मालूम चला प्रहलाद सर भी आए हुए हैं वहां पे सीखने के लिए, 40,000 रुपए देके। तो लोगों को ये इनकम, ये लेवल तो दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखता है कि इसके लिए खुद के ऊपर में कितना खर्च किया गया है। और हमारी सुई अटक जाती है, कभी 50 रुपए पे अटकेगी, कभी 150 पे अटकेगी, कभी 1200 रुपए पे अटकेगी। तो ये ह्यूमन नेचर है, ये सुई आपकी भी अटकती है और आपकी टीम की भी अटकती है। समाधान क्या है इसका? समाधान है कि आपने ये मानना पड़ेगा कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अपनी लर्निंग की इन्वेस्टमेंट। कपड़े की इन्वेस्टमेंट, खाने की इन्वेस्टमेंट, वो आपको उतना रिटर्न्स नहीं देगी जितना रिटर्न्स ये देगी। दूसरी वजह जिसकी वजह से लोग मीटिंगों में नहीं आना चाहते, पीपल डू नॉट विश टू कम अलोन। लोग अकेले नहीं आना चाहते। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मानव स्वभाव है। अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर देखने के लिए जाना है, तो अड़ोस पड़ोस से लोग जा रहे हैं, गाड़ी बस जा रही है, तो हम भी बैग उठा के बैठ जाएंगे कि चलो यार मैं भी चलता हूं। अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती है। शादी विवाह मेले में कैसे जाते हैं, लोग जा रहे हैं तो चलो मैं भी चलता हूं साथ में। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने मीटिंग का पोस्टर भेज दिया और आपकी ड्यूटी खत्म हुई, लोग आ जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं आएंगे। आपको ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा कि लोग जा रहे हैं और लोगों के साथ में लोग चले आए। हमने आरसीएम की शुरुआत हरियाणा जींद से की, और बड़ा इवेंट होता था भीलवाड़ा में, लगभग 10 घंटे का रास्ता था। हम लोग कैसे लेके जाते थे लोगों को? हम बस करते थे, और लोगों को ये कहते थे कि यार जयपुर चलेंगे घूमने के लिए, वहां पे गुलाबी शहर है वो देखेंगे, राज मंदिर थिएटर है दुनिया का सबसे सुंदर, वो देखेंगे, और साथ में हमारा कंपनी का ऑफिस है, वहां भी चल के आएंगे। तो ऐसे, अच्छा बस जा रही है तो लोग पैसा दे के बैठ जाते थे। ऐसे करके हम वहां पे लोगों को लेके जाते थे, और वहां से वो एनर्जी चार्ज अप होके आते थे और फिर वो काम करते थे। तो आपको भी ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। नजदीक में है तो गाड़ी करनी पड़ेगी, ज्यादा लोगों को लाना चाहते हैं बस करनी पड़ेगी, ट्रेन के रिजर्वेशन करने पड़ेंगे, रिजर्वेशन नहीं है तो माहौल बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं यार, सब लोग है ना जनरल कंपार्टमेंट में बैठेंगे, ऐसे ही हंसते गाते चले जाएंगे, खाना वाना बना के लेके चलेंगे घर से, सब लोग मिलके खाएंगे। तो ऐसा कुछ माहौल क्रिएट आपको करना पड़ेगा, तब लोग आपकी इवेंट्स में आएंगे। उस ह्यूमन साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। तीसरी वजह, पीपल फील दैट दे हैव अटेंडेड इनफ मीटिंग। लोगों को लगता है कि उन्होंने बहुत मीटिंग अटेंड कर ली। आपने जितनी मर्जी मीटिंग अटेंड की हो, और हो सकता है आज तक आपको मीटिंगों से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला हो, आपको ऐसा लगता होगा शायद। लेकिन ये मान के चलिए
एक मीटिंग आपके पूरे बिजनेस की दिशा और दशा बदल सकती है, एक इवेंट। और वो इवेंट कौन सा होगा आपको नहीं मालूम। हर इवेंट के बारे में इस उत्साह के साथ में तैयारी करनी पड़ेगी कि हाँ, ये वो इवेंट है जो मेरे बिजनेस की दिशा और दशा बदलेगा। क्योंकि सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। अगर आप में एंथुजियाज्म नहीं होगा तो फिर आप अपनी टीम में उत्साह नहीं भर पाएंगे उस इवेंट को लेकर। चौथी वजह, मीटिंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड प्रॉपरली। मीटिंग की जब अच्छे से प्रमोशन नहीं करते हैं तो भी लोग नहीं आते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देनी, सिर्फ सूचना देने से बात नहीं बनेगी कि 16 फरवरी को पटना में फ्रेंड्स मीट हो रहा है। आपको उसको प्रॉपर वे में प्रमोट करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा अवसर है, तब लोग आएंगे। तो ये 4 वजह हैं जिसकी वजह से लोग मीटिंगों में नहीं आते। अब हम इस प्रेजेंटेशन के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पे हैं, हाउ टू इनवाइट फॉर मीटिंग्स। तो आप कहेंगे कि सर फिर कैसे बुलाएं लोगों को, तरीका और बता दो। अब तरीका मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बुद्धिमान लोगों को ज्यादा नहीं बताना होता, उनको बस इशारा करना होता है और इशारे से ही समझ जाते हैं। और सारे बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं छोटे छोटे इशारे करता हूं आपको अगर इवेंट की तैयारी करनी है तो कैसे करना है। पहला पॉइंट है इनवाइट मैक्सिमम पीपल। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए। लोग सोचते हैं हम 3 लोगों को बुलाएंगे और 5 लोग आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कभी। ओनली 20 to 50% पीपल विल ज्वाइन मीटिंग। मुश्किल से 20 से 50% लोग आएंगे। अगर 10 को बुलाओगे तो 2 आएंगे और ज्यादा से ज्यादा 5 आ जाएंगे, अगर बढ़िया फॉलोअप वगैरह आपका सब कुछ ठीक रहा तो ज्यादा से ज्यादा को बुलाइए, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है बाई प्रोस्पेक्ट्स टिकट्स। जो लोग आरसीएम से जुड़े हुए नहीं हैं उनका टिकट आप खुद खरीदिए, नहीं तो वो टिकट पे ही उलझ जाएंगे। उनको यही लगेगा कि नहीं यार, ये तो बड़ा भारी काम है मेरे लिए, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। प्रोस्पेक्ट्स का टिकट खरीदिए, उनको बड़ा विजन दिखाइए। हाँ, जिस दिन वो ज्वाइन हो जाते हैं उस दिन उनको बता दीजिए कि भैया दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, आज के बाद में अपनी टिकट खुद लेनी है, सिस्टम यही कहता है। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रिएट क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्रिएट कीजिए। आप इंफॉर्मेशन इस प्रकार से दीजिए कि सामने वाला उस इवेंट में जाने के लिए उतावला हो जाए कि यार मैंने तो अटेंड करना ही करना है। यहां भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है। इसका आज आप प्रयोग कीजिए। आज मीटिंग खत्म होने के बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को ये बोलिएगा कि मैंने आपसे एक बड़ी खास बात करनी है, और ऐसा कह के आप चुप हो जाइए। तो बोलेंगे कि हाँ, क्या क्या खास बात है बताओ। तो आप कहिएगा कि पहले खाना लगाओ, उसके बाद में बात करूंगा। तो क्या आपको लगता है खाना आपको आराम से मिल जाएगा? आपको पहले बताना पड़ेगा कि क्या आप बताना चाह रहे थे, पहले वो बताओ, खाना बाद में मिलेगा। क्योंकि आपने क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी। तो आपने इस प्रकार से सूचना देनी है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है ताकि लोग मीटिंग में आ जाएं, अटेंड करें। चौथा पॉइंट है क्रिएट शॉर्टेज ऑफ टिकट्स। ये बहुत साइंटिफिक तरीका है। ये एक न्यूज थी पिछले दिनों समाचार पत्रों में, दिलजीत दोसांझ मुंबई कॉन्सर्ट टिकट सोल्ड आउट इन जस्ट 50 सेकेंड्स। 50 सेकंड में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट का पूरा टिकट बिक गया। अब वो बिका या बेका दिखाया गया वो राम जाने, लेकिन दिलजीत दोसांझ के इवेंट में 3,000 रुपए का टिकट 30,000 में ब्लैक में बिकता है बाहर। वो आपको प्लान करना पड़ेगा। इवेंट वेन्यू ऐसा बुक कीजिए जो तुरंत बुक हो जाए, मतलब फुल हो जाए, आपकी कैपेसिटी का हो। और ये अगर आप सीख गए तो फिर आपके इवेंट्स सक्सेसफुल हो जाएंगे।
इनवाइट ओवर फोन यूज FOAII मॉडल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है। जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं टेलीफोन पे, तो ये मॉडल कहता है सबसे पहले उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा बातचीत कीजिए, हालचाल पूछिए परिवार का। उसके बाद में उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछिए, वो जो भी काम करते हो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। फिर वो जो भी कहें उसके बारे में उनकी बात से एग्री होइए, सहमत हो जाइए। वो कहें अच्छा चल रहा है तो उसकी बात से सहमत हो कीजिए। उनकी कॉमन सेंस का इस्तेमाल यूज नहीं पे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू में सर का नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है। फिर से ले लीजिए सर, आ रहे हैं क्या? आ गया सर। यस, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा सिग्नल का कुछ इशू आ गया था। तो मैं आपसे बातचीत कर रहा था पवन जी। सर मैं फैमिली। बातचीत कर रहा था इंटरव्यू की, आई थिंक सही है। जी सर। हाँ पवन। हाँ यस यस, क्लियर है, क्लियर सर। राइट, ठीक है। तो मैं वो स्लाइड भी शेयर कर लेता हूँ साथ के साथ में, आपके साथ में। स्लाइड दिख रहा है जी सर। जी पवन सर। जी? जी जी सर। सर। राइट। तो मैं कह रहा था कि एक इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू में एक व्यक्ति अंदर इंटरव्यू दे रहा था और बाहर बाकी जो बच्चे थे वो इंतजार कर रहे थे। तो क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा कि अंदर क्या पूछा जा रहा है। तो जैसे ही एक व्यक्ति इंटरव्यू दे के आया, तो दूसरे वाला जिसका भी नंबर था उसने पूछा कि क्या पूछ रहे हैं, जल्दी बता क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। अब समय बहुत कम था तो बताने लग गया। तो बोले कि तू उत्तर उत्तर बता दे क्या पूछ रहे हैं। तो उसने बोला कि पहले का उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे का उत्तर है 15 अगस्त 1947 और तीसरे का उत्तर है रिसर्च चल रहा है अभी, परिणाम आना बाकी है। क्योंकि उससे पूछा गया था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर था। फिर पूछा गया था कि भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947। और तीसरा प्रश्न था कि मंगल ग्रह पे जीवन है या नहीं है। अब वो गया, कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं की। सामने वाले ने पूछा कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा जी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सामने वाले को लगा कि भाई हो सकता है नाम हो, नेहरू जी से प्रभावित हो तो रख लिया होगा। फिर पूछा कि तुम्हारा जन्म कब हुआ, डेट ऑफ बर्थ। बोले जी 15 अगस्त 1947। अब इंटरव्यू लेने वाला जो है वो गुस्से में आ गया। उन्होंने बोला कि पागल तुम हो या मैं हूं। बोले जी अभी रिसर्च चल रहा है, परिणाम आना अभी बाकी है। तो कॉमन सेंस का अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर इस प्रकार की हास्यास्पद स्थिति भी बन सकती है। तो जब भी आप इस मॉडल का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा आपने अपनी कॉमन सेंस का जरूर इस्तेमाल करना है। छठा पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रिपेयर इन एडवांस। मीटिंग की तैयारी एडवांस में कीजिए। 3 दिन पहले अगर तैयारी करेंगे तो नहीं हो पाएगा, एडवांस में कीजिए, बहुत पहले। यूज मीटिंग प्रिपरेशन सीट। और मीटिंग प्रिपरेशन एक सीट है, उस सीट की सहायता से तैयारी कीजिए। वो सीट मैं आपके साथ में दिखा रहा हूं अभी। मैं किसी भी मीटिंग की तैयारी इस सीट के माध्यम से करता हूं। इस सीट में सबसे पहले मीटिंग का डेट, टाइम, वेन्यू, वो सारी चीजें आपने लिखना है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। उसके बाद में इसके फिर 2 पार्ट हैं, प्लानिंग विद एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। आपकी टीम के जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम लिखिए। जैसे 10 नाम की यहां पर जगह दी है, 10 आपने लिख लिया।
उसके बाद में जैसे ही इवेंट की सूचना आपको मिलती है, जिस दिन सूचना मिली उसी दिन उन 10 के 10 लोगों को कॉल करना है और उनसे मीटिंग प्रमोट करनी है और उनसे एक नंबर ले लेना है कि इस मीटिंग में कितने लोगों को बैठाओगे, क्या तैयारी रहेगी। तो वो उसी दिन बताएं तो ठीक, वो कहें कि सर 2 दिन का टाइम दो, तो 2-3 दिन के बाद में फोन करके फिर एक नंबर उनसे ले लीजिए। वो लेने के बाद में मीटिंग के 15 दिन पहले, इसमें आगे लिखा है BFR 15, यानी बिफोर 15 दिन पहले आपने उन 10 लोगों को, उनके नाम आपके पास में नोट है, उनकी संख्या आपके पास में नोट है, आपने उनको फोन करना है और उनसे बोलना है कि आपने इतने लोगों की तैयारी की थी, उसमें और कुछ बढ़े क्या, क्या स्थिति है। तो 15 दिन बात करनी है। फिर बिफोर 3 दिन पहले बात कर, इवेंट के 3 दिन पहले। बिफोर 1 दिन पहले बात करनी है सभी 10 लोगों से, कैसे आ रहे हैं, क्या व्यवस्था है। फंक्शन डे, सुबह जल्दी उठ के बात करनी है कि निकले नहीं निकले, कब निकल रहे हो। सेम डे, इवेंट खत्म होने के बाद जब वो घर पहुंचने वाले हों या पहुंच जाएं रात को, फिर फोन करना है कि भैया पहुंचे नहीं पहुंचे, ठीक ठाक पहुंच गए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मीटिंग से पहले तो 10 कॉल किए और मीटिंग के बाद पूछता ही नहीं बंदा, बड़ा मतलबी है, बड़ा स्वार्थी है। इस प्रकार की एक इमेज बन जाएगी कहीं ना कहीं आपकी। आफ्टर 1 डे, 1 दिन बाद जो जो लोग आए थे उनकी कितनी होम मीटिंग्स करनी है, क्या करना है, कौन कौन नए लोग आए थे। आफ्टर 3 डे, तो ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज है एक मीटिंग की तैयारी करने का। और ऐसे ही तैयारी करनी है प्लानिंग फॉर प्रोस्पेक्ट्स। आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनको अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करवाया है, उनके भी ऐसे ही नाम लिखेंगे, उनको भी ऐसे ही लगातार फॉलो करना है। 15 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, सेम उसी दिन। आप कहेंगे कि सर एक एक आदमी पे अगर इतना टाइम लगाना पड़ा तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं अपना एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को अगर आपने सही से फॉलोअप कर लिया तो एक व्यक्ति आपको कितना वॉल्यूम दे सकता है। मेरा सपना था कि मैं साउथ इंडिया में RCM को लेके जाऊं, क्योंकि वहां पे कुछ काम नहीं होता था, मीटिंगें नहीं होती थी, कोई कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन वेयर देयर इज विल देयर इज वे, परमात्मा आपके लिए रास्ते खोलता है। गुड़गांव में एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में एक डिस्ट्रीब्यूटर्स मीटिंग के बाद में मेरे पास आए और उन्होंने अपने एक रिलेटिव को मेरे से मिलवाया। और वो जो रिलेटिव थे, मैंने उनको बोला कि सर आप कीजिए, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। उन्होंने बोला जी मैं तो अभी बेंगलोर, मेरी ट्रांसफर हो गई, अगले हफ्ते जा रहा हूं, तो कैसे, मैं तो कर ही नहीं सकता, वहां पे तो नया शहर, नए लोग। तो मैंने उनसे बात की और मैंने कहा कि हम लोग टच में रहेंगे। नंबरों का आदान प्रदान हुआ और वो बेंगलोर चले गए, तो मैं उनसे बात जारी रख रहा था। तो मुझे मालूम चला कि बेंगलोर में मुकेश कोठारी सर की एक मीटिंग है। तो मैंने कोठारी सर से बात की कि सर आपकी बेंगलोर में मीटिंग है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिए कैसे कैसे चीजें बदलती हैं। कोठारी सर ने बोला कि बेंगलोर में मैं पिछले 6 महीने से जा रहा हूं और इस कमिटमेंट के साथ मैं शुरू किया था कि 6 महीने तो पक्का आऊंगा, लेकिन बेंगलोर में मीटिंगों में लोग आते ही नहीं, 10-15 लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं। ये मेरी लास्ट मीटिंग है। मैंने कहा सर एक बंदे को भेज रहा हूं इस मीटिंग में, आप थोड़ा सा उससे बाद में एक बार मिल लीजिएगा। तो फिर मैंने बेंगलोर में जो बंदा था उससे बात की। वो एयरफोर्स में जॉब करते थे। तो मैंने कहा इस डेट को इवेंट है और हमारे RCM के पहले करोड़पति आ रहे हैं, बड़ा मौका है आपके पास में मिलने का, और मैंने पर्सनली बातचीत की है, आप उनसे मिलिएगा तो सर आपसे मिल लेंगे। तो उन्होंने बोला जी मैं तो एयरफोर्स में हूँ और हमारे यहाँ तो ड्यूटी पता नहीं कब कौन सी आ जाए, तो मैं पक्का नहीं कह सकता कि ड्यूटी रहेगी, नहीं रही तो मैं चला जाऊंगा। तो मैंने कहा फिर भी आप है ना ये डेट नोट कर लो, आप डेट और टाइम, मैंने उनको नोट करवा दिया। फिर 15 दिन पहले मैंने फिर फोन किया, सीट के अनुसार फॉलो करता ही था मैं सबको, उनको भी किया। तो मैंने कहा जी क्या स्थिति है। बोले जी मैंने बोला हुआ तो है ऊपर में कि भी इस डेट को मुझे छुट्टी चाहिए, अब फाइनल नहीं हुआ अभी तक कुछ भी ऐसा। 3 दिन पहले फिर फोन किया, तो 3 दिन पहले उन्होंने बोला कि हाँ जी मेरी बात हो गई है और मैं उस दिन मैंने छुट्टी ले ली और मैं चला जाऊंगा। 1 दिन पहले फिर फोन किया शाम को, मैंने कहा कैसे जा रहे हो। बोले जी
स्कूटर है मेरे पास में, स्कूटर से और मेरे एक दोस्त और हैं लक्ष्मीकांत, उनको साथ में लेके जाऊंगा। फिर सुबह सुबह फिर फोन किया। मैंने कहा जी निकले नहीं निकले अभी घर से? बोले नहीं बस नाश्ता कर रहे हैं, 10 मिनट में निकल जाएंगे। मुझे मालूम था कि 40 मिनट लगेंगे उनके घर से। 1 घंटे बाद फिर फोन किया मैंने कहा पहुंच गए? बोले हाँ बस अभी पहुंचे हैं। मैंने कहा कोठारी साहब की आवाज सुनाओ एक बार। तो उन्होंने आवाज सुनवाई, वो स्टेज पे कोठारी सर बोल रहे थे। तो मेरे को तसल्ली हुई कि बंदा मीटिंग में बैठ गया। आप कहेंगे कि इतना फॉलोअप हमें भी करना पड़ेगा क्या? वो जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है शमशेर सिंह जांगड़ा। आरसीएम में वो स्टार इमराल्ड के लेवल पे हैं। और उनकी टीम में नीचे जाके उनकी डेप्थ में एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया जिनका नाम है CRN मूर्ति। वो अभी सफायर के लेवल पे हैं और आरसीएम में कोर लीडर हैं। और मेरे उस टीम से 10 करोड़ का परचेज वॉल्यूम आता है हर महीने। एक व्यक्ति को फॉलोअप करने का परिणाम है ये। आपको भी हर एक व्यक्ति से यही उम्मीद लगानी पड़ेगी कि वो व्यक्ति मुझे 10 करोड़ का वॉल्यूम दे सकता है। इस सोच के साथ में फॉलोअप करना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा, उत्साह के साथ में तैयारी करनी पड़ेगी। तो मीटिंग प्रिपरेशन सीट के साथ में अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको परिणाम बेहतर आ जाएंगे।